तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो थोड़ी नेगेटिव है और ये आ रही है कर्नाटका से। तो आप जानते हो कि रिसेंटली कर्नाटक के अंदर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और यहाँ पर जो न्यू चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने एक ऑर्डर दिया है स्टॉप द रिलीज ऑफ फंड्स के लिए। तो बेसिकली इस ऑर्डर के हिसाब से किया ये जाने वाला है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को फंड्स एलोकेट किए थे वो अभी टेम्पररीली हॉल्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से फंड्स हॉल्ट होंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग बोर्ड्स ऑफ गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन है उनके फंड्स हॉल्ट, पब्लिक वर्क्स एंड पेंडिंग वर्क्स के लिए जो ऑर्डर दिए गए थे उनको यहाँ पे होल्ड किया जाएगा। इसकी वजह से हो गई कई सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कर्नाटका के अंदर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो, नॉन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या गवर्नमेंटल स्कीम्स, यहाँ पे पैसे या तो भी आने को डिले होंगे क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट है वो वापस सब रेक्टिफाई करेगी सारे पैसों को। नहीं तो हमें होता हुआ ये भी नजर आ सकता है कि कुछ जो फंडिंग्स है उनको चेंज किया जा सके। यहाँ पर जो बीपीएल हाउस होल्ड स्कीम थी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट स्कीम जो है उनको यहाँ पे फंडिंग की जरूरत पड़ेगी जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी इलेक्शन के पहले। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा जो है वो अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इससे टेम्पररी बेसिस पर हमें कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर डिलेज होते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर गोरखपुर के अंदर कुछ अलग अलग चीजों का इनॉग्रेशन किया गया है। तो पहला जो यूपी का मिल्क ब्रांड होगा उसके लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसके सेंटर को ओपन किया गया है। तो दोस्तों ये एक मदर मिल्क ब्रांड है जो कि हमारे इन्फेंट न्यूट्रिशन के हिसाब से काम में आएंगे। इसके अलावा जो मिल्क बैंक है वो स्पेशली उन फैमिलीज को हेल्प करेगा जहां पर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मदद प्रोवाइड नहीं कर पा रही, और साथ साथ जो है कुछ दूसरे ऑफिशियल प्रोग्राम्स भी गोरखपुर के अंदर हेल्ड किए गए हैं जहां पर गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रांची से, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला है कल के दिन। तो दोस्तों यहाँ पर 165 एकर्स एरिया के अंदर न्यू हाई कोर्ट कैंपस बनाया गया है रांची में, जिसके लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 500 सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। 1200 एडवोकेट्स के लिए यहाँ पर 2 हॉल्स बनाए गए हैं बैठने के लिए। 540 चेंबर्स बनाए गए हैं एडवोकेट्स के लिए। 2000 व्हीकल्स की पार्किंग, 25 ग्रैंड एयर कंडीशनड कोर्ट रूम्स और 30,000 बुक्स वाली लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाई गई है। इसकी वजह से होगा ये कि हाईकोर्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी रांची के अंदर, और जो केसेस वगैरह की सुनवाई है उसके लिए ज्यादा इंफ्रा मौजूद होगा उनकी हियरिंग के लिए। अब दोस्तों इंफ्रा तो मिल गया है, अब देखते हैं कोर्ट एक्चुअल में इस इंफ्रा का यूज करता है या फिर बाकी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स की तरह प्रॉपर्ली इंफ्रा को यूटिलाइज कर भी पाएगा या नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुवाहाटी से, जाके ट्रैफिक सिस्टम के अंदर एक मेजर अपग्रेड हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर बेसिकली होने ये वाला है कि कुछ नोटेबल चेंजेस लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें मेन चीजों की तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रूल्स के यहाँ पे एब्रिविएशंस चेंज किए जाने वाला है। और अगर बात करें ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट की तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि 4 लेन का फ्लाईओवर एक नया बनाने जाने वाला है नूनमती से लेके हैंडिक कॉलेज के बीच में, जो अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर का होगा। 852 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाएंगे और ये सेकंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर होगा पूरे देश के अंदर। इसके अलावा ये फ्लाईओवर एक क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन लिंक प्रोवाइड करेगा यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कलकत्ता से, जहां पर एयर कनेक्टिविटी और बेहतर बनते हुए हमें नजर आएगी, जहां पर इंडिगो ने 5 नए एडिशनल फ्लाइट रूट्स अनाउंस किए हैं एडिशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ में। तो ये जो फ्लाइट चलेंगे कोलकाता से वो होंगे बैंकॉक, सूरत और हैदराबाद इन रूट्स के लिए, और साथ साथ बेंगलुरु के लिए भी और गोवा के लिए भी। तो ये टोटल 5 रूट्स होंगे। तो ये दर्शा रहा है कि जो ईस्टर्न इंडिया से जो मेन हब है कोलकाता का, वहां से कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत फील हो रही है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइवेट एविएशन कंपनीज जो है सर्विसेज बढ़ा रही है। वैसे दोस्तों एक शॉर्टफॉल भी हो गया, आप जानते हो, एक बैंक्रप्सी की वजह से। तो इंडिगो कहीं ना कहीं पर वहां पर भी अपना मार्केट जो है एक्सपांड कर दे रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कंसोर्टियम ऑफ कंपनी से रिलेटेड, जिसको लीड कर रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इन्होंने अनाउंस किया है मई 22 को कि उन्होंने एडवांस परचेस ऑर्डर रिसीव कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15,000 करोड़ के भारत संचार निगम लिमिटेड अपग्रेडेशन के लिए। तो दोस्तों अराउंड कुछ महीनों पहले, इस साल जनवरी के आसपास, हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बीएसएनएल को बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड दिया जाएगा और इसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया था इसके अंदर, ताकि स्पेशली जो रिमोट एरियाज है वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और जो एग्जिस्टिंग बीएसएनएल नेटवर्क है वहां पर एटलीस्ट 4G लेवल तक सारा अपग्रेडेशन हो। तो दोस्तों इसके पहले भारत के अंदर बीएसएनएल 4G सर्विसेज नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर जब कंपनीज वगैरह बिड्स हुई थी तो टीसीएस को काम मिला था। ऐसा नहीं है टीसीएस अकेले काम करेगी, टीसीएस उसे बैकएंड संभालेगी, हार्डवेयर जो है, कई जो एक्चुअल फिजिकल इंस्टॉलेशंस है इसके लिए कई दूसरी कंपनीज भी जुड़ी हुई है। लेकिन अब ये काम एक्चुअल में शुरू होने के लिए जो एडवांस परचेस ऑर्डर मिलना है वो टीसीएस को मिल चुका है, जो $1.8 बिलियन या 15,000 करोड़ रुपए का है। और जल्दी हमारे देश के अंदर रूरल सरकारी कनेक्टिविटी बढ़ते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है आंध्र प्रदेश से, जाके सीएम के द्वारा मछलीपट्टनम पोर्ट का काम जो है लॉन्च कर
कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट्स होगा पूरे के पूरे देश के अंदर, जहां पर 5156 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाने वाले इस पोर्ट को बनाने के लिए, और स्टेट के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रेयर्स वगैरह करके इस पोर्ट का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया, या कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। और जब ये पोर्ट बनेगा तब इसकी इनिशियल कार्गो कैपेसिटी 35 मिलियन टन पर एनम की होगी, और वैसे 2 साल के अंदर इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा ऐसा कहा है। धीरे धीरे बर्थ जो है वो ऐड किए जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते 116 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी पे ये पोर्ट जाके बाद में फंक्शन करेगा। साथ साथ दोस्तों ये पोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। यहाँ पे लोकल फिशरमैन हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज है, ये सब चीज़ का जिसका काम शुरू में टाइम लगा है। इसके साथ साथ एक रेल लाइन भी यहाँ पर एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पोर्ट बन रहा है तो जरूरी है यहाँ पर एक रेल कनेक्टिविटी होना, और एक ब्रांड न्यू पोर्ट देश के अंदर लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने में मदद करेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है उत्तराखंड के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जो कि 25 मई या परसों के दिन हमारे देश के लिए समर्पित की जाने वाली है, और ये चलेगी देहरादून दिल्ली रूट के ऊपर। तो दोस्तों अभी मतलब ये न्यूज़ भी देने के लिए अजीब लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर 8वें-9वें दिन पर कोई ना कोई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च होती रहती है। लेकिन ये भी ये दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर जो अच्छे खासे स्पीड वाले चलने वाली ट्रेन है, अच्छी फैसिलिटीज देने वाली ट्रेन, वो बहुत तेजी से एडअप हो रही है। और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर भी अगले वर्जन पे, जो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिलेटेड, जहां पर ये कंपनी किस तरीके से अपने फ्लीट को एक्सपांड करते हुए पूरी तरीके से एयर इंडिया को रेवोल्यूशन करने वाली है वो समझ में आ रहा है। तो दोस्तों टाटा ग्रुप ने इसको टेक ओवर कर लिया था एयर इंडिया को लास्ट ईयर, हम जानते हैं। तो खबर ये आई है कि एयर इंडिया ने रिक्रूट किए हैं 3900 लोग, जिसके अंदर 500 पायलट्स और 2400 केबिन क्रू है। और ये दोस्तों इंडियन एविएशन कंपनी के हिसाब से एक बड़ा आंकड़ा है। अगर आप यूट्यूब पे कुछ बड़े एविएशन इन्फ्लुएंसर्स को देखो तो रिसेंटली एयर इंडिया ने उनको भी अनाउंस किया था अपने फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए। उन्होंने अपनी केटरिंग, केबिन क्रू के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो बताया था, न्यू प्लान्स के बारे में बात की थी। तो ये अभी क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इंटरनल अभी आप कह सकते हो कॉर्पोरेट चेंजेस थे, पेपर चेंजेस थे, वो तो एयर इंडिया के अंदर हो चुके थे। और अब कंपनी जो एक नए रीलॉन्च काइंड ऑफ के लिए रेडी है। इस साल के अंत तक उन्हें न्यू प्लान्स मिलने वाले हैं, जो कि ब्रांड न्यू लिवलरी या डिजाइन इंटीरियर के साथ में आएंगे। उस चीज के रिलेटेड जो ओपनिंग्स होगी या इनॉग्रेशंस होंगे, उसके लिए टाटा अब काइंड ऑफ मार्केटिंग वगैरह शुरू करना चालू कर दिया है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो आर्यन रेलवे पूछते हैं, गवर्नमेंट इज डूइंग गुड बाय कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेसवे बट सो मेनी एक्सप्रेसवेज वोंट बी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। तो देखो यार, ये बात सच है कि एनवायरमेंट को इंफ्रा का इफेक्ट होता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि किसी देश के अंदर एनवायरमेंटल का बैलेंस रखना जरूरी है, ना कि वन साइडेड ओपिनियन होना। अब किसी देश के अंदर जहां पर बेसिक इंफ्रा भी मौजूद नहीं है, वहां पर अगर हम एनवायरमेंट का हवाला देते हुए उस बेसिक इंफ्रा को भी सिटीजन को प्रोवाइड नहीं करें, तो हम कभी भी एक प्रॉस्परस नेशन नहीं बन पाएंगे। और प्रॉस्परस मतलब मैं सिर्फ इस सबसे बात नहीं कर रहा हूँ कि हम दुनिया की नंबर 1 जीडीपी बन पाए। हम ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अबाव पॉवर्टी लाइन है, उनको नौकरियाँ अवेलेबल हो, उनको इतने पैसे वो कमा पाए ग्लोबल लेवल पे कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए, हेल्थ केयर अच्छा हो। इसके लिए अगर बेसिक इंफ्रा नहीं है तो ये इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। और उस समय पे जो बैलेंस होता है उस टाइप के देश के लिए एनवायरमेंट वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का, वो थोड़ा बैलेंस जो है इंफ्रा की तरफ ज़्यादा झुकना ज़रूरी होता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें बेसिक चीज़ें पहले क्रिएट करनी है। अब वहीं पर यूएसए, यूरोप की कोई डेवलप कंट्री ये चीज़ कर रही है तो मे बी वो एनवायरमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव दे सकती है। हालांकि वो देती नहीं है, वो सिर्फ दूसरे देशों को ज्ञान देने का काम करती है। लेकिन जब एक्सप्रेसवेज बन रही हो, मेट्रोज बन रहे हो, रेलवेज बन रहे हो, तो भारत जैसे देश के अंदर वो नीड्स है, वो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना रहे, क्योंकि उसके पहले वो इंफ्रा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो यहाँ पर हम एनवायरमेंट के बारे में ध्यान देते ही है, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर बैलेंस थोड़ा इंफ्रा की तरफ रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर अगर एक और चीज़ के बारे में मैं गौर करूँ तो इंडिया के अंदर जो इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है वो कंपैरेटिवली दुनिया के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट से ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली किया जाता है। हमारे देश के अंदर जो स्ट्रिक्ट रूल्स है पेड़ को काटने रिलेटेड, रीप्लांटेशन से रिलेटेड, डिवाइडर्स के बीच में दिए हुए गैप से रिलेटेड, हर प्रोजेक्ट के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने से रिलेटेड, ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कई डेवलप कंट्रीज से। इसके हिसाब से हमारे देश के अंदर वैसे भी एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी बॉडी है जो एक भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बिना दिक्कतों के आगे बढ़ने नहीं देती, विदाउट स्क्रूटिनी, विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं करने देती। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली चीजें कर रहा है। बेसिक इंफ्रा एटलीस्ट हमें डेवलप करने दो, हम कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं कर रहे जिसके अंदर पूरा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए। हमें भी थोड़ा प्रॉस्परस होने की जरूरत है। तो दोस्तों, तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में #आस्कपीटी के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।